बच्चों, आप लोगों को कल पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न करवाया एंड बहुत 90% बच्चों को याद भी है फॉर्मेट। अभी पूछा आप लोगों से, एक बार मैं वापस से भी रिवाइज करा देता हूँ। बैलेंस शीट में सबसे पहले आती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 हेड है, 3 हेड आराम से याद रखना। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अब शेयर होल्डर फंड में 2 चीजें आती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, उसमें से लेस करना है कॉल इन अरियर और ऐड करना है शेयर फॉरफिट। एक बात और सुन लेना, कंपनी में भी वैसे बताया था कि आप लोगों को जैसे अभी 50,000 शेयर है, उसमें से 49,000 ने पूरे पैसे दे दिए, तो आप सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में 49 लोगे, और 1,000 ने पूरे पैसे नहीं दिए, तो आप सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में 1,000 लोगे, और वो 1,000 में से कौन सी नरियर लेस करोगे। अब आप चाहो तो अमेंडमेंट है कि आप पूरे एक साथ भी दिखा सकते हो, पूरे 50 ही ले लो, 50 × 100 करो। अब 1,000 शेयर पे 20 रुपये नहीं आए तो 1,000 × 20 करके माइनस कर दो। मतलब अब आपको 49 अलग और 1,000 अलग लेने की जरूरत नहीं है, एक साथ पूरे 50 ले सकते हो आप। और हेडिंग दिखाना सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, क्योंकि पूरे पेड अब नहीं है और पूरा पैसा आ चुका है, तो सब्सक्राइब्ड है, फुली पेड। ठीक है, चॉइस है आपकी, आपको फुली पेड में 49 दिखाने हो, नॉट फुली पेड में 1,000 दिखाने हो, अलग अलग करना हो अलग अलग करो, जैसे तुम्हें कन्वीनियंट लगे। अब सामने देखो, सामने प्लीज। इसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में मैंने कहा था सब तरह के रिजर्व आते हैं, जैसे P&L, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, SPR, हर तरह के रिजर्व। तो शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटी, NCL। नॉन करंट लायबिलिटी में 4 चीजें आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, DTL जो काम का नहीं है, अदर जो काम का नहीं है। काम के सिर्फ 2 है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में फिर 4 चीजें आती हैं, जोड़े से आ रही हैं, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म बोरोइंग, या लॉन्ग टर्म प्रोविजन या शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यहाँ पे डेफर्ड टैक्स, यहाँ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में बिल्स का ट्रेड पेएबल्स क्या आएगा, और यहाँ भी अदर, यहाँ भी अदर। ट्रेड पेएबल में आएगा क्रेडिटर और BP, क्या आएगा। इसके बाद आपको देखो, आप लोगों को कल अपन ने ये फॉर्मेट पढ़ा और अभी मैंने आप लोगों से सुना भी सही, आपको मैक्सिमम बच्चों को याद भी हो गया। अब देखो तुम, ये चीज़ कितनी सही है कि कंपनी की बैलेंस शीट कितने सिस्टम से बन रही है। कम से कम एक हेड है, प्रॉपर हर चीज़ है, और एक आप ये वाली जो बैलेंस शीट बनाते हो कि यार मतलब अभी आपने बैलेंस शीट बनाई, अब यहाँ लायबिलिटी, यहाँ अमाउंट, यहाँ एसेट, यहाँ अमाउंट, कुछ भी पहले लिख दिया, जैसे आज कैश पहले लिख दिया। फिर कोई बैलेंस शीट बना रहा है, वो फिक्स एसेट पहले लिख देगा, उसमें भी फिक्स एसेट वो कोई तोड़ के लिख देगा, कोई ऐसे लिख देगा प्लांट एंड मशीन, कोई लिख देगा लैंड एंड बिल्डिंग, और कोई फिक्स एसेट को एक साथ लिख देगा 100 रुपये, ऐसे तोड़ के नहीं लिखेगा, तो कोई सिस्टम ही नहीं है। सेम ऐसे ही यहाँ पे कैपिटल पहले आती है वैसे तो, लेकिन कोई क्रेडिटर भी पहले लिख देता है। बैलेंस शीट में तो कुछ भी होता है, कभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो रहा है। तो आपने पार्टनरशिप में कितनी सारी बैलेंस शीटें बनाई इस वाले पैटर्न की, तो इसमें क्या था कि कुछ सिस्टम नहीं था। अब आपको इसको याद करा दिया मैंने, हमने याद कर भी लिया, और अच्छा भी है कि एक तरीके से चल रहा है, ये चीज़ पहले आएगी, ये उसके बाद आएगी, ये उसके बाद आएगी, तो सिस्टम तो ऐसा ही होना चाहिए कायदे से। तो इसीलिए कंपनी की बैलेंस शीट ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है इन टर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, इन टर्म ऑफ। बाकी तो बैलेंस शीट टैली होती है, कंपनी की हो या सोल ट्रेडर की हो या पार्टनरशिप की हो, बैलेंस शीट तो टैली होगी ही सही। अब मेरी बात सुनिएगा, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया एसेट साइड। एसेट साइड में क्या आती है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। क्या क्या आता है, नॉन करंट एसेट के अंदर आती है PP, प्रॉपर्टी प्लांट एंड, इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सब इसी में आ जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट। फिर थर्ड नंबर पे आती है DTA, डेफर्ड टैक्स, जो काम का नहीं है। फिर अदर, वो भी काम का नहीं है। तो 2 ही काम के हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और PP और लॉन्ग टर्म एडवांसेस। लॉन्ग टर्म एडवांसेस मतलब अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं 1 साल से ज़्यादा के लिए, आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं 1 साल से ज़्यादा के लिए, उसे हम लोग लॉन्ग टर्म एडवांस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म एडवांस। अब ये पूरा हो गया।
एनसी हो गया, उसके बाद आती है करंट एसेट। करंट एसेट में फिर हम लोगों को जोड़े से याद रखना है, एक तो आता है शॉर्ट टर्म एडवांस, वहाँ लॉन्ग टर्म एडवांस था, यहाँ शॉर्ट टर्म एडवांस, फिर वहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, यहाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दो तो ऐसे याद आ जाएगी। फिर वहाँ ट्रेड पेएबल था, यहाँ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेएबल कहाँ था? करंट लायबिलिटी में। तो ट्रेड रिसीवेबल कहाँ आएगा? करंट एसेट में। वहाँ आता था क्रेडिटर और बीपी, यहाँ आएगा डेटर और बीआर। क्या आएगा? प्लीज सामने, प्लीज सामने, प्लीज सामने। इसके बाद इन्वेंट्री और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कल याद करवा दिया। अब आपको अच्छे तरीके से मैं P&L का फॉर्मेट भी याद करा देता हूँ। P&L तो और प्यारा है इनका। अब आप लोग 11th पे फ्लैशबैक में जाओ, आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, यहाँ ओपनिंग स्टॉक, यहाँ परचेज, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ सेल, फिर जीपी आता था, फिर जीपी नीचे उतरता था। फिर आप लोगों को याद होगा 2 पेज के खर्चे थे, 2 पेज के। कुछ खर्चे ट्रेडिंग में आते थे, कुछ खर्चे, यहाँ ट्रेडिंग P&L का नाटक ही नहीं है, यहाँ एक ही बनेगा, तो उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्या नाम है? स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब किसी बच्चे ने यहाँ अकाउंट लगा दिया P&L अकाउंट, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट नहीं है। अकाउंट होता है टी शेप में, और अकाउंट की 2 साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ कोई साइड नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में बनेगा। कैसे बनेगा? ये देखो, तो गलती से भी कंपनी में P&L अकाउंट मत लिख देना, नंबर कटेंगे। क्या लिखना है? क्योंकि अकाउंट है ही नहीं। अकाउंट कैसा होता है? जिसकी 2 साइड हो, एक कौन सी और एक कौन सी? क्या यहाँ तुम्हें साइड दिख रही है? मैंने लिखा डेबिट क्रेडिट, कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए इसको अकाउंट नहीं बोलते। याद रखोगे ये चीज, पक्का याद रखोगे। कंपनी में अकाउंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्या बोलते हैं? छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन काम है बताना, तो ये सोचता होगा कोई बच्चे क्या जरा जरा सी चीज़ें भी सर लेके बैठ जाते हैं। ज़रूरी है छोटी छोटी सी चीज़ें। कई बार वाइवा में यही पूछ लेता है कि बताओ स्टेटमेंट ऑफ P&L क्यों लिखते हैं, अकाउंट क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हम 11th में तो P&L अकाउंट लिखते हैं। 11th में क्या लिखते हैं हम? P&L अकाउंट। और अभी 12th में भी हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन में भी अकाउंट लिखते थे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अकाउंट। लेकिन इसमें अकाउंट नहीं लिखना, क्योंकि अकाउंट है ही नहीं, ये स्टेटमेंट है। अब देखिएगा ज़रा, इसमें 2 इनकम और 7 खर्चे आएंगे, बस बन गया। ये याद रखना, कितनी इनकम और खर्चे कितने? 5 तो आपको यहाँ दिख ही रहे, और 2 अगले पेज पे हैं। और फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर खाली पड़ा रहेगा, सब कुछ करंट ईयर में आएगा। किस में आएगा? प्रीवियस ईयर का डेटा गिवन हो तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। करंट ईयर में तो डेटा गिवन ही होगा। अब देखो, 2 इनकम 7 खर्चे, बोलो। P&L में क्या आती है? 2 इनकम। 2 इनकम कौन सी? नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें सेल आएगी। क्या आएगी? ठीक है, अभी बाद में लिख लेना ना बेटा, और घर पे करो ना लिखने का काम, यहाँ सिर्फ सुनो तुम। ये सब फोटो वोटो ले तो लेते हो, 5-10 मिनट लगते हैं घर पे लिखने में, कुछ नहीं होता, कुछ होमवर्क भी तो मिले। आप सुनो बस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में मेन इनकम आएगी आपकी। क्या आएगी? जैसे सेल। अब यहाँ सेल नहीं लिख सकते आप, आपको लिखना RFO ही है, क्योंकि सेल वो लोग लिखते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। अब मैं तो ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और मेरे पास तो फीस आ रही है। तुम मुझे क्या देते हो? फीस देते हो। तो क्या मैं फीस के लिए सेल वर्ड यूज़ करूं? सेल वर्ड के लिए तो मैंने कोई गुड्स बेचा हो तुम्हें, मैंने तो कुछ बेचा नहीं है तुम्हें, तो इसीलिए मैं क्या वर्ड यूज़ करूंगा? रेवेन्यू फ्रॉम। और जो सेल कर रहा है वो भी क्या वर्ड यूज़ करेगा? इसलिए कंपनी में हमें RFO देखना होता है। RFO इज बेसिकली सेल, बट सेल इज अ नैरो वर्ड, और RFO is a wider word. It will cover all aspect of your revenue. बट सेल बोलूंगा तो फिर सेल में तो फिर सेल ही आएगा। इसलिए ये लोग कहते हैं कि आपको क्या वर्ड यूज करना चाहिए? RFO, रेवेन्यू फ्रॉम। लेना इसमें सेल ही है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो आपका मेन धंधा है, जिसके लिए आपने बिजनेस शुरू किया है। अब मेरा कोचिंग मेन धंधा है, मेरी मेन बिजनेस कोचिंग है, मेरा मेन प्रोफेशन कोचिंग है, तो कोचिंग से मैं जो भी कमाता हूँ वो RFO में आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम। और कोचिंग के अलावा मेरे को इधर उधर से जो भी पैसा आ रहा है वो अदर इनकम में आएगा। कहाँ आएगा? जैसे मेरे पास अदर इनकम में क्या क्या आएगा, इधर देखो, रेंट रिसीव, मैंने घर किराए पे दे रखा है, रेंट आ रहा है, रेंट रिसीव। मैं CA हूँ तो प्रैक्टिस करता हूँ, कोई ऑडिट आ जाती है तो वो ऑडिट कर लेता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए मेन नहीं है, मेन पढ़ाना ही है, तो वो मेरे पास पैसा आ गया। कोई एसेट मैंने बेच दी, उस पर प्रॉफिट हुआ मुझे, इंटरेस्ट, किसी को लोन दिया था, इंटरेस्ट मिला मुझे, कमीशन मिला मुझे,
तो अदर इनकम मतलब मेन धंधे के अलावा आपके पास जहां जहां से पैसा आ रहा है वो अदर इनकम में, और उसका बनाना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट। क्या बनाना पड़ेगा? नोट 1 दे दिया मैंने। क्या दे दिया? नोट बना लेना, अदर इनकम जो भी गिवन हो। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपकी मेन इनकम और बाकी सब दोनों को जोड़ो, ए दे दो, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको क्या नाम देंगे हम? टोटल आरएफओ। क्या नाम देंगे? इसमें आरएफओ भी आ गया और अदर इनकम भी आ गई। सुन रहे हो बराबर? अब खर्चे 7 तरह के। अब आप लोगों ने तो 11th क्लास में इतने खर्चे पढ़े हैं, हम लोगों को ग्रुप करके 7 हिस्सों में बांट दिए। खर्चे होंगे तो 7 प्रकार के होंगे, 7 से कोई 8वां खर्चा नहीं होगा, बस 7 ही होंगे। पहला आपका जो सबसे मेन खर्चा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो जो भी रॉ मटेरियल आप खरीद के लाते हो और उस रॉ मटेरियल से जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो उसको बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम। क्या बोलते हैं? इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। RM मतलब है रॉ मटेरियल। अब जैसे अभी सपोज करो आप लोग 5000 किलो रॉ मटेरियल लेकर आए, 5000 किलो, 1 लाख किलो रॉ मटेरियल आपके पास पहले से था, तो आपके पास टोटल हो गया 1,05,000। उसमें से 2000 मटेरियल आपका बच गया, तो 1,03,000 आप कंज्यूम कर गए। तो फॉर्मूला बन गया ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। क्या फॉर्मूला बन गया? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस, इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या बोलते हैं? वो मटेरियल जो हमने बिजनेस में कंज्यूम कर लिया। लेकिन याद रखना ये सिर्फ उनके लिए आएगा जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो ट्रेडिंग करते हैं वो रॉ मटेरियल खरीदते ही नहीं है। क्या करते हैं? अभी आप में से जितने भी बच्चे बैठे हो मैक्सिमम के पापा ट्रेडिंग में ही होंगे। कोई मैन्युफैक्चरिंग में है आप में से? कौन है? कोई है मैन्युफैक्चरिंग में? कोई भी नहीं है। ट्रेडिंग ही करते हैं, मतलब कि अगर दुकान है तो माल लाते हैं बेचते हैं, लाते हैं बेचते हैं। तो आपके लिए ये हेड किसी काम का नहीं है। सेकेंड आता है चेंज इन स्टॉक। अब आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ ओपनिंग लेते थे और यहाँ क्लोजिंग लेते थे। इसमें आपको ओपनिंग क्लोजिंग ना लेकर दोनों का चेंज लेना है। बात वही पड़ेगी, क्योंकि आप ओपनिंग लेते थे क्लोजिंग लेते थे, फिर जीपी आता था। तो जीपी कैसे आता था? ये वाली साइड में से ये वाली साइड माइनस करते थे, तो एक तरीके से क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस होकर ही जीपी आ रहा था। तो चेंज ही ले रहे थे, यहाँ भी चेंज ही ले रहा है। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं है, क्या है? अब क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी चेंज इन स्टॉक आता है, वैल्यू एडेड मेथड में। कहाँ आता है? तो वैल्यू एडेड मेथड में आप जहां भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा कि वहां पे वैल्यू एडेड मेथड में हम लेते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग और सेल लेते हैं, और सेल में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ऐड करते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वैल्यू एडेड आता है। ठीक है, ये इको में आपके सर ने पढ़ाया होगा, आपको पढ़ाया है क्या? तो वहां आप लेते हो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्या लेते हो? यहां हम लेंगे, इसका लॉजिक सुन लो तुम। देखो, जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता था, बराबर सुनना, बहुत बढ़िया लॉजिक है। तो आप यहां ओपनिंग लेते थे, यहां क्लोजिंग लेते थे, यहां सेल लेते थे, यहां परचेज लेते थे, और फिर यहां आता था ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक तरीके से आप क्लोजिंग और सेल को प्लस करते थे और ओपनिंग माइनस करते थे। तो यहां पे भी तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस हो रहा है एक तरीके से। जैसे अभी मान लो सेल आपकी 100 है, क्लोजिंग आपका 20 है, तो ये कितना है? 120, और ओपनिंग स्टॉक मान लो आपका 10 है और परचेज आपकी 90 है। तो 120 में से ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा? तो आपने जीपी कैसे निकाला? क्लोजिंग में से ओपनिंग ही तो माइनस किया आपने, ये वाली साइड में से ये वाली साइड माइनस करी। तो फिर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग भी होना चाहिए। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्यों है? बताएगा कोई? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? आप जब 11th क्लास में, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, सीधा बैठ भाई, तो आप यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ही लेते थे। पहले तो मैं बहुत बड़ी अजम्पशन ले रहा हूँ कि आपने 11th क्लास पढ़ी है, फिर मैं एक और बहुत बड़ी अजम्पशन ले रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट आपको याद है।
क्या ये अजम्पशन ले सकता हूँ मैं? 2-4 के चेहरे से तो ये लग रहा है ये क्या है भाई, ये पढ़ा है और नई नई करके भी ये चैप्टर मुर्तज़ा सर ने 1 महीना तो पढ़ाया ही होगा। इतना बड़ा चैप्टर है ये, याद है ना? तो ये ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाया होगा पठान साहब, आपने बनाया है। तो क्लोजिंग स्टॉक में से हम ओपनिंग माइनस ही करते थे, तो फिर यहाँ पे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्यों है? बताओ बताओ, जो सही जवाब देगा ये बॉटल उसकी, ये रुमाल उसका, ये मोबाइल भी उसका। बोलो अब क्या चाहिए? मोबाइल। अम्मार कम ऑन, सही में दे दूंगा फोन, वैसे भी नया लेना है मुझे। बोलो 3 चीजें खत्म। चलो देखो इधर देखो, तुम्हारे नसीब में मोबाइल नहीं है, बॉटल नहीं है, रुमाल नहीं है जतीन तेरे नसीब में? बोल दे। चलो देखो, आप ये जो स्टेटमेंट ऑफ P&L बना रहे हो ना, इतना सिंपल जवाब है इसका। आप इसमें ये इनकम ली आपने, RF और अदर इनकम, और अब आप ले रहे हो सारे खर्चे। तो जब मैं सारे खर्चे लूँगा तो मैं ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करूँगा, तो ही तो मुझे पता चलेगा कि कितना वो स्टॉक है जो मैंने इस साल यूज़ में ले लिया। क्योंकि अगर मान लो मेरा क्या हुआ, कब बोला, तो मैं तेरे अंदर दिमाग में सोचूंगी तू क्या बोलना चाह रहा था। पिक्चर देखो, मेरी बात सुनो गौर से। आप यहाँ पे अरे यार 1 मिनट देखो इधर। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक 5 लाख है और आपका क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख है, तो 5 में से 3 बच गया, तो 2 लाख आपने कंज्यूम कर लिया। तो जब मैं खर्चे रिकॉर्ड करूंगा तो 2 लाख ही तो लूंगा। अभी सेम इसी तरीके से मान लो आपके पास 6 लाख था और क्लोजिंग में आपके पास 7 लाख बच गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 6 आपके पास पहले से था और 7 हो गया, तो इसका मतलब इस साल आपने माइनस का 1 लाख कंज्यूम किया। माइनस का 1 लाख मतलब क्या हुआ कि आपके पास 6 पहले से था और क्लोजिंग में 7 बच गया, मतलब जो इस साल आपने परचेज करी थी उसमें से भी 1 लाख का माल आपका बच गया। तो वो बच गया है तो वो खर्चों में आएगा ही नहीं। खर्चे में तो वो खर्चे आएंगे जो हमने यूज में ले लिए। अब जो स्टॉक बच गया वो खर्चा थोड़ी है हमारा, तो इसीलिए हम ओपनिंग में से क्लोजिंग हटाते हैं। तो सिर्फ फिर वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ पे आप जब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हो तो वहाँ पे आप सारी इनकम को इधर ले रहे हो और खर्चे को इधर ले रहे हो। यहाँ पे आप इनकम और खर्चे को डेबिट और क्रेडिट में नहीं ले रहे हो, आप सारे खर्चे एक साथ ले रहे हो और सारी इनकम एक साथ ले रहे हो। ये रीज़न समझ गया आर्यन? हाँ, तो इतनी डिटेल में बोलता ना तू पटेल। चलो देखो कहाँ गया, ये रहा। चलो अब ये सारी चर्चा हुई चेंज इन स्टॉक पे, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि खर्चों में क्या क्या आएगा। नंबर 1 पे आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, नंबर 2 पे क्या आएगा, चेंज इन स्टॉक, नंबर 3 पे परचेज आएगा। सर परचेज आपने इधर भी ले लिया इधर भी ले लिया, ये परचेज रॉ मटेरियल का है उनके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये परचेज उनके लिए जो ट्रेडिंग करते हैं। क्या करते हैं? ये परचेज तो सब लेंगे, ये लेंगे या नहीं लेंगे पता नहीं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सिर्फ वो लोग दिखाएंगे जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये हेड खाली रहेगा। बोलो, जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये हेड खाली रहेगा। कौन सा वाला हेड? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। बोलो कौन सा वाला? घर पे जाके जब इसको उतारो, अगर आदत है उतारने की, तो यहाँ मटेरियल कंज्यूम में ब्रैकेट में लिख देना ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्म। ये दोनों पटेल तो यही लिखते रहते हैं, इनके पास घर पे इतना काम रहता है, बेचारी खनक को तो इतनी रील बनानी पड़ती है, कहाँ टाइम मिलेगा ये सब करने का, है ना बेटा? अरे वाह यार, मतलब अब ये ध्यान रखूँ मैं कि तूने कितने टाइम में क्या डाला। चेंज इन स्टॉक के बाद आएगा आपका परचेज ऑफ फिक्स गुड, फिनिश गुड। ये तो हो गए 3 खर्चे। चौथा खर्चा
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इसमें हर वो खर्चा आएगा जो आपने अपने एम्प्लॉय के ऊपर किया है। जैसे आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, वेजेस दी, दिवाली पे बोनस दिया, लीव इनकैशमेंट दिया, है ना, कोई डियरनेस अलावेंस दिया, ठीक है। डियरनेस अलावेंस होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता ही है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उनका अलावेंस और बढ़ता जाता है। कितना मिलता है याद है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को? बेसिक पे का 90%, मतलब अगर किसी का बेसिक पे 1 लाख है तो 90,000 उसको महंगाई का अलावेंस मिलेगा, तो उसकी सैलरी हो जाएगी 190 अपने आप। इतनी महंगाई, इन्हीं को तो आ रही है सारी महंगाई बागड़ बिल्लों को, ठीक है। डियरनेस अलावेंस इतना ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं हमारे यहाँ लोग, सब लोग, ठीक है। खैर चलो, तो बेसिक पे का ये डियरनेस अलावेंस। मोरल ऑफ द स्टोरी, जितना भी खर्चा आप एम्प्लॉय के ऊपर कर रहे हो वो सब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात सुन लो, जब आप ट्रेडिंग P&L बनाते थे तो आप वेजेस लेते थे ट्रेडिंग में और सैलरी लेते थे P&L में, याद है? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वेजेस हो या सैलरी हो सब किस में आएगा? बोलो ना यार, बोलो, चाहे वो सैलरी हो या सारे खर्चे। चौथा, पांचवा, फाइनेंस कॉस्ट, इसमें ब्याज का खर्चा आएगा। कौन सा खर्चा आएगा? अब आपने इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे दिया हो या शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे दिया हो, या आपने इंटरेस्ट किसी डिवेंचर पे दिया हो, किसी को भी आपने इंटरेस्ट पे किया है, पे, तो वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। किस में आएगा? ये पांचवा आ गया। ये हेड याद रखना भाई, याद है ना, कल बोला था ना क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा तुम्हें कि बेसिक सैलरी दी हमने, किधर दिखाना है? एम्प्लॉय। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किधर दिखाना है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन, इंटरेस्ट आते ही कहाँ दिखाना है? डिवेंचर इशूड ऑन डिस्काउंट, ये भी फाइनेंस। डिवेंचर इशू करा है डिस्काउंट पे तो खर्चा ही तो है, तो ये फाइनेंस का ही तो खर्चा है। डिवेंचर भी तो लोन ही है आपका, क्या है डिवेंचर? तो उसके ऊपर जो खर्चा आपने किया है वो भी किधर आएगा? फाइनेंस कॉस्ट में। किस में आएगा? याद रखना ये, इसमें कुछ भी आपको पेन नहीं उठाना हाथ में, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सिर्फ लर्न करना है कि कौन सी चीज कहां पर आती है, ठीक है। तो कल आपको बैलेंस शीट लर्न करवाई थी, आज आपको क्या लर्न करवाना है? P&L। चलो आगे देखो, छठे नंबर पे आता है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब आपने डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पे लगाया, प्लांट पे लगाया, फर्नीचर पे लगाया, किसी भी चीज पे डेप्रीसिएशन लगाया तो वो इस हेड में आएगा। और अमोर्टाइजेशन क्या होता है? जब अपन टेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करते हैं तो डेप्रीसिएशन, और इंटेंजिबल एसेट के लिए वर्ड यूज होता है, ये पहले भी बताया था मैंने। जैसे अगर आप गुडविल राइट ऑफ कर रहे हो तो उसके लिए क्या लिखोगे? पेटेंट राइट ऑफ कर रहे हो, कॉपीराइट राइट ऑफ कर रहे हो, लेकिन बिल्डिंग को राइट ऑफ कर रहे हो, लैंड को लगता ही नहीं है, लैंड पे थोड़ी लगता है डेप्रीसिएशन, और मशीन के ऊपर लगा रहे हो, और अदर। अब जो खर्चे बच गए वो सब किस में आएंगे? बच्चों मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच गए, रेंट तो आया ही नहीं, तो रेंट किधर आएगा? प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑक्ट्रॉय, फैक्ट्री चार्जेस, जितने 6 में नहीं आए उतने तो अदर में आएंगे। सारे के सारे खर्चे कहाँ आएंगे? तो जैसे कल बोला था, जिसकी कोई मदद नहीं है वो सब अदर, जो कहीं नहीं आ रहा वो सब अदर। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा बताओ रेंट को कहाँ शो करते हैं, क्या बोलोगे? अदर एक्सपेंस, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अदर, जो कहीं नहीं आया वो अदर। अब एक बार लर्न कर लो जल्दी जल्दी, 7 खर्चे लर्न करो। पहला, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फॉर्मूला बोलो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कौन सी फॉर्म्स के लिए होता है? मैन्युफैक्चरिंग। किन के लिए होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद आता है परचेज ऑफ फिनिश गुड, फिर आता है चेंज इन स्टॉक, क्या आता है? फॉर्मूला ओपनिंग माइनस
फिर चौथे नंबर पे आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, पांचवें नंबर पे आता है फाइनेंस कॉस्ट, छठे नंबर पे आता है डेप्रीसिएशन एंड अमाउंट, और सातवें नंबर पे अदर। तो खर्चे कितने होते हैं? 7। और इनकम कितनी होती है? 2। इनकम कौन सी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। बोलते रहो। अब देखो, वो 2 इनकम को हम देंगे A और 7 खर्चों को हम देंगे B। अब A में से B माइनस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। क्या जाएगा? उसमें से टैक्स माइनस करोगे तो प्रॉफिट एंड आपका P&L कंप्लीट। अब इसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी आती है, लेकिन वो अभी आपके लेवल के बियॉन्ड है। क्या आती है इसमें? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। वो जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे तो उसमें आएगा आपको कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को इसमें कैसे दिखाते हैं। EPS वगैरह भी आता है, बेसिक EPS, डाइल्यूटेड EPS, लेकिन वो सब आप इंटर में पढ़ोगे, CA वगैरह में या MCOM में पढ़ोगे। चलो, ये हो गया पूरा। हाँ आर्यन पूछो, तो कितनी इनकम होती है? खर्चे कितने होते हैं? इनकम कितनी होती है? खर्चे कितने होते हैं? 2 इनकम कौन सी होती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल आती है जो मेन इनकम है, और बाकी सब पूरा कचरा अदर इनकम, जैसे कि रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। ऐसे मेन इनकम आपकी सेल है, उसके अलावा जो भी कुछ आप कमा रहे हो सब किस में आएगा? अदर इनकम। किस में आएगा? अब पहले आ गया RFO, फिर आ गया अदर इनकम, दोनों को जोड़ दो। और खर्चे कितने प्रकार के हैं? 7। पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर परचेज, फिर चेंज इन स्टॉक, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रीसिएशन, और फिर अदर। और 2 इनकम में से 7 खर्चे हटा दोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स भी हटा दोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। खत्म। एक लास्ट चीज और इस चैप्टर में सुन लो और चैप्टर समाप्त। कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। मैंने कल बोला था 3 कंसेप्ट है इसमें, एक बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट, P&L का पूरा फॉर्मेट, और ऑपरेटिंग साइकिल। ये सुन लो बराबर, प्लीज यहाँ देखो। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आप हमेशा डेटर को करंट एसेट ही मानते हो, क्रेडिटर को करंट लायबिलिटी ही मानते हो, लेकिन कंपनीज एक्ट का यहाँ पे थोड़ा व्यू अलग है। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि हर वो चीज़ जो 12 महीने में पे हो जाए या रिसीव हो जाए वो करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, नहीं तो वो नॉन करंट एसेट। तो मतलब आप ये मत बोलो कि डेटर हमेशा करंट एसेट है। अगर आज मान लो मैंने कोई चीज़, कोई मशीन बनाई है और वो 3 करोड़ रुपए की मशीन है, और मैंने वो मशीन आलिया को बेची, और मैंने आलिया से कहा कि तू 2 साल में पैसे दे देना, तो ये तो 12 महीने बाद देगी पैसे, तो फिर आलिया मेरे लिए करंट एसेट में नहीं आएगी। भले ये डेटर है मेरी, लेकिन डेटर होने के बावजूद ये कहाँ नहीं आएगी? ये बात याद रखना। तो कंपनीज एक्ट का कंसेप्ट ये है कि आप किसी भी चीज को ब्लंटली CA/CL मत बोलो कि ये तो हमेशा ही CA है, वो NCA भी हो सकता है। डेटर, बहुत कमाल की बात बोल रहा हूँ, डेटर करंट एसेट में ना आकर नॉन करंट में भी आ सकते हैं। कंपनीज एक्ट का क्राइटेरिया 12 महीने का है कि अगर आपके 12 महीने में कैश रिसीव हो जाता है या 12 महीने में आप उसे कैश पे कर दोगे, तब तो आप उसे करंट एसेट या करंट लायबिलिटी का टैग दोगे, अदरवाइज आप उसे क्या टैग दोगे? तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? वो लिख देगा 12 महीने में रिसीव हो रहा है, पे हो रहा है, तो आप क्या बोल देना? CA से। नहीं हो रहा तो आप क्या बोलना? ये तो बड़ा सिंपल है सर। अब इसके बाद सुनो, अगर मान लो किसी बंदे की कॉस्ट ऑफ, इधर देख ले सामने, किसी बंदे की ऑपरेटिंग साइकिल ही 12 महीने से लंबी हो, तो जैसे उसका नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है कि अगर मैं 12 महीने बोलूँगा तो कोई मुझे पैसे ही नहीं देगा। मेरे बिजनेस में 18 महीने लगते हैं पैसे आने में, क्योंकि मेरा बिजनेस ही ऐसा है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट इतनी जल्दी बनता नहीं है। मैं तो हैवी मशीनें बनाता हूँ, उन मशीनों को बनने में ही बहुत टाइम लगता है, बनने के बाद बिकने में टाइम लगता है, बिकने के बाद पैसे आने में टाइम लगता है, तो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल तो बहुत लंबी है। तो फिर उस केस में कंपनीज एक्ट कहता है कि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 महीने से लंबी है तो आप 12 महीने को उस मंथ से रिप्लेस कर दो।
जैसे अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने की है और डेटर आपको 17 महीने में पैसे दे देगा तो करंट है, 19 महीने में देगा तो नॉन करंट। मतलब अब आपको 12 से जज नहीं करना, कैसे जज करना है? क्योंकि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल, क्या ये बात समझा पा रहा हूं मैं आपको? तो यहां मैंने लिखा है इफ ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑफ मोर देन 12 मंथ, सपोज 15 मंथ, देन दैट मंथ इज टेकन इंस्टेड ऑफ 12 मंथ। फिर आपको 15 महीने लेना है, किसकी बजाय? किसके लिए? फॉर कंसिडरिंग CA एंड CL। क्या कंसीडर करने के लिए? इसके जवाब दे दोगे आप अच्छे से? एक बार फिर सुन लो। अगर मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने की है तो 20 महीने के अंदर अंदर अगर पैसा आ जाता है तो करंट, और 20 महीने के बाद आता है तो नॉन। 20 महीने के अंदर अंदर में पैसे दे देता हूं तो करंट, 20 महीने के बाद दूंगा तो नॉन करंट। और अगर मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 9 महीने की है और पैसा 12 महीने में आता है तो फिर करंट, क्योंकि 12 महीने तो हमेशा ही है। हाँ, क्या बोला मैंने बोला अगर मोड़ देने तो 12 मंथ से लेस देन है तो क्या बोला मैंने? तो 12 मंथ तो हमेशा ही रहेगा क्राइटेरिया। 12 महीने से कम में पैसा आएगा, भले मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने की है और पैसा 9 महीने में आया तो भी वो करंट है, क्योंकि 12 महीने से तो कम ही है ना। सुन रहा है पीछे गुरदीप? तो 12 महीने से, मुझे पता था तुम नॉन गारंटी बोलोगे, 12 महीने से छोटी अगर साइकिल है तो छोटी को कंसीडर 12 को ही करना है। शब्द देख लो मेरे बराबर। इफ ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑफ, अगर 12 से ज्यादा है, लेकिन अगर 12 महीने हैं तो फिर तो 12 महीने ही लेना है आपको। कितने लेना है? तो अगर आपकी, सुन रहे हो अम्मा, सुन रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने की है और डेटर ने आपको 11 महीने में पैसे दिए तो क्या है? 12 महीने में दिए, 13 महीने में दिए, 14 महीने में दिए। और अगर आपकी साइकिल 20 महीने की है और डेटर ने आपको 15 महीने में पैसे दिए, 21 महीने में दिए, बस आ जाएंगे 4 नंबर। तो आपको इस चैप्टर के 4 नंबर आएंगे किसी भी एक पैटर्न के क्वेश्चन में से, या तो बैलेंस शीट वाला आएगा, या P&L वाला, या फिर करंट और नॉन करंट वाला। ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। कल इसके क्वेश्चंस देखेंगे अपन। ठीक है, बंद कर दो भाई इसको।